जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को झंझोड़ता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क, जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का सफरनामा है मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर सीधी बात, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर आपकी आवाज, नजरिया। नमस्कार, मून टीवी के खास कार्यक्रम अर्थचक्र सुनो सरकार में आपका स्वागत है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, बजट की बारीकियों पे अध्ययन कर रहे थे। सरकार अपना बजट सुना चुकी है, अब उस बजट की बारीकी और उसके अध्ययन करने का सिलसिला जारी रखेंगे। क्या खोया है, क्या पाया है, क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, क्या प्रभाव रहने वाले हैं इस बजट के और क्या दूरगामी लक्ष्य है सरकार का, इन सब पे चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम अर्थचक्र सुनो सरकार में। और जैसा कि विगत दिनों से आप देख रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेटर नीतेश गुप्ता हैं, जो कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के आगरा शाखा के पूर्व अध्यक्ष हैं। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों का विभिन्न मंचों पर आप अध्ययन करते आए हैं, उनका विश्लेषण करते आए हैं। तो इस कार्यक्रम की बागडोर मैं सौंप रहा हूँ नीतेश जी को, वो आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी। और जैसा किया कि आज फ्लोर ऑफ द हाउस पर फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट को जो है वो बजट स्पीच को बोला गया, तो आज हम लोग प्रोफेशनल्स के साथ में इसको डिकोड कर रहे हैं, इसके हर पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि अच्छी पहल इसलिए है क्योंकि अभी बजट आए हुए कुछ चुनिंदा घंटे ही हुए हैं और उन घंटों में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं ये अपने डिस्कशन को लेके आप लोगों के दर्शकों के लिए जो भी उनके मन में जिज्ञासाएं हैं उनको समझाने के लिए प्रयासरत हैं। तो एक अच्छी पहल है। तो जो पैनल है उस पैनल का मैं आप सब दर्शकों से पहले एक बार इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो हमारे साथ में है सीए सुदीप कुमार जैन जी, जो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की आगरा के पूर्व अध्यक्ष हैं। मेरे साथ में ही हैं मेरे साथी सीए मोहन कुकरेजा जी, आप भी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की आगरा शाखा के पूर्व अध्यक्ष हैं। इसी तरीके से मेरे साथ में है सीए विवेक कुमार अग्रवाल जी, आप जो है इस वक्त द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की आगरा शाखा के उपाध्यक्ष हैं। और मेरे साथ में है सीएस अनुज अशोक जी, जो कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर कार्य करते हैं अपना, और आपको कंपनीज एलएलपीज के क्षेत्र में बहुत अच्छी जानकारी है। तो एक अच्छा एक्सपर्ट पैनल है जो कि विभिन्न पहलुओं पर हम लोग शेयर मार्केट से लेके, इंडस्ट्री से लेके और गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, सब पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल नीतीश जी, आपने सही कहा। सबसे पहले सुदीप जी से जानेंगे कि आम आदमी के एक बड़ी जिज्ञासा रहती है कि बजट आया है तो क्या चीज़ें महंगी हुई हैं, क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं, क्या सेविंग बढ़ सकती है या सेविंग घट सकती है। तो सुदीप जी आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें महंगी हुई और कौन सी सस्ती हुई। जैसे कि हाँ, एक्सपेक्टेशन था एक मिडिल क्लास को कि हाँ बजट में कुछ उनके लिए आना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं एक स्लैब इनकम टैक्स की लेके थोड़ा सा बेनिफिट तो दिया है। लेकिन जहाँ तक ओल्ड रिजीम जो थी टैक्स रिजीम, उसमें कुछ भी इन्होंने चेंज नहीं किया, तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारा सेविंग है वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होती है। और जहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में कहीं भी ATC का एग्जम्पशन लेस नहीं होता, तो वो प्रमोट की जा रही है। रही बात सेविंग की, कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं, तो देखा जाए तो गवर्नमेंट ने जो ड्यूटीज़ को कम किया है, अगर हम एक छोटा सा लेके चलें तो टीवी पैनल पे कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। कुछ चीज़ें जैसे सिगरेट पे सिगरेट पे कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का मांगना यह है कि आगे हमें चीज़ें लेके जानी है कि जो लग्जरी चीज़ें उनको महंगा किया जाए, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो आम आदमी के अप्रोच की चीज़ें हैं उन्हें सस्ता किया जाए। तो ये एक चीज़ें चल रही हैं। और ये आज बजट आया है, इसमें अगर आपको थोड़ा सा अपना शुरुआती टिप्पणी करनी हो तो आप क्या टिप्पणी करेंगे इस पर? देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा टीवी का कि उन्होंने मौका दिया, यहाँ बुलाया। उसके बाद मैं अपनी बात ये कहकर शुरुआत करना चाहूँगा कि बजट जो है वो एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की तरीके से आजकल गवर्नमेंट प्रेजेंट कर रही है। गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियर है कि पहले क्या होता था कि बजट, आज से GST आने से पहले क्या होता था कि बजट में ऐसा होता था कि क्या चीजें सस्ती और क्या महंगी हो गई, उसकी एक लंबी लिस्ट हुआ करती थी। लेकिन अब आप देखेंगे कि उसकी लंबी लिस्ट नहीं होती, क्योंकि GST काउंसिल रेट्स को बढ़ाती या घटाती है। यहाँ बजट को अब एक
रोड मैप डॉक्यूमेंट के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। तो जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि ये 25 साल का रोड मैप है, तो इसमें उन्होंने छोटी छोटी बातों को न ध्यान में देते हुए आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद क्या होना चाहिए उस पर अपनी बात रखी है। और मैं कहूँगा कि एक संतुलित बजट है। कुछ चीज़ें जो की जानी चाहिए थी शायद वो नहीं की, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जो सीट पर होता है उसी को मालूम होता है कि किस तरीके से जब हम घर चलाते हैं तो हम अपने घर का बजट जानते हैं कि जो रेवेन्यू है, जो एक्सपेंडिचर, हम उसे मैनेज करते हैं। ऐसे ही वित्त मंत्री जी के सामने भी ऐसी ही कुछ चीज़ें रही होंगी। वो सबको सब कुछ तो नहीं दे सकती क्योंकि देश भी चलाना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आया कि हर बार मिडिल क्लास अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था। हर बार मिडिल क्लास को ऐसा लगता था कि मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। लोअर क्लास के लिए बहुत सारी सब्सिडीज़ और इंसेंटिव्स आ जाते थे, अपर क्लास के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बहुत सारे ऐसे टैक्स के इंसेंटिव आ जाते थे। तो मिडिल क्लास को लगता था कि मेरे लिए शायद कुछ भी नहीं है सरकार के पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सरकार ने मिडिल क्लास पर थोड़ा सा फोकस किया है, चाहे वो 5 लाख से 7 लाख की लिमिट करने वाली बात हो, उसमें टैक्स का 12,500 रुपये का फ़ायदा हुआ है, हम डिटेल में उसकी चर्चा कर सकते हैं। चाहे इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हों जिसमें सरकार ने मिडिल क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन देने वाली बात हो, छोटा ही बेनिफिट है, वो कोई बड़ा बेनिफिट नहीं है, लेकिन उससे मिडिल क्लास तक सरकार ने एक पहुंचने की कोशिश की है, मेरा ऐसा मानना है। जी जी अनुज जी, जो हम लोग ये देख रहे हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को जो है वो 33%, मतलब इसकी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जिस रेट से इसको बढ़ाया गया है 10 लाख करोड़ पर लेके गए हैं, और नेट की डेफिनेशन तो और अलग से दिखाई गई है उसमें बजट स्पीच में। तो आपको इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या इसमें लगता है कि क्या हम लोगों को आने वाले समय में इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे? गवर्नमेंट बढ़ा रही है कंटिन्यूसली, उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग जीडीपी को तब ग्रो कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट तब निकाल पाएंगे पूरे कंट्री वाइड जब हम कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जब आएगा तो बहुत सारे ऐसे बेसिक एवेन्यूज़ बढ़ जाएंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विस सेक्टर में हो। इस तरीके की जितनी भी एडवांटेज हमें लेने हैं ग्रोथ करने के लिए, वो तभी संभव है जब हम लोग सेल्फ कंजम्पशन के साथ साथ सेल्फ डेवलपमेंट भी करें और उतना प्रोड्यूस भी करें। वो किसी भी चीज़ में लें, जितने हम इंपोर्ट पे बेस्ड हैं, डिपेंडेंट हैं, वो सारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमें खत्म करना है। तो उसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंट्री में ही होना चाहिए, और जितना कंट्री में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतना ही हम लोग इक्विपमेंट्स में, टेक्नोलॉजी में, सर्विसेज में और प्रोडक्ट्स में सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। जो भी कंट्री जब सेल्फ डिपेंडेंट होगी तो यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ डेवलप होंगी। जैसे अभी बात कर रहे थे हम लोग की ना, जितना कार स्क्रैप करेंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो कर जाएगा, जितना आप रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे उतना हम लोगों का कम्यूटेशन टाइम बेटर हो जाएगा। तो हर चीज़ जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट से ही आती है तो ये बहुत अच्छा एक बैकबोन साबित होगा आने वाले समय में। जो आज हम कर रहे हैं और इसका बजट इतना बड़ा किया गया, उसका रीज़न भी यही है कि आने वाले टाइम में ये सारे के सारे 2 से 3 साल के अंदर इफेक्ट देने लगेंगे। जैसे आप ग्रीन एक्सप्रेस वेज देख रहे हैं या एक्सप्रेस वेज देख रहे हैं, पूरा क्वार्टाइल एंगल बनाया जा रहा है उसके अंदर। जो जिस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे उनका ये पूरा उद्देश्य था कि पूरे देश को जोड़ देना है, जिस पे नितिन गडकरी जी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो उसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेरी अपनी समझ से तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और होना ही चाहिए। विवेक जी, 2 चीज़ें रखता हूँ मैं जो बजट स्पीच में आज जो बोली गई हैं। एक तो, और ये ट्रेनिंग से संबंधित हैं दोनों, मतलब एक तो जैसे टीचर्स को ट्रेन करने के लिए डाइट को जो है स्ट्रेंथन करने की बात की गई है कि जो हमारे प्राइमरी के टीचर्स हैं या टीचर्स जो हैं हमारे, उनको स्ट्रेंथन होना। तो इसका क्या आपको प्रभाव लगता है? और दूसरा, इसी के साथ में एक सवाल मैं लगाता हूँ, जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं इनका नंबर भी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके बराबर 157 मेडिकल कॉलेजेस के साथ में ही नर्सिंग कॉलेजेस को भी उतनी ही नंबर ऑफ नर्सिंग कॉलेज लाने की बात है। तो उसके लिए भी नए बच्चे जो है वो ट्रेन होंगे नर्सिंग कॉलेजेस के माध्यम से। तो दोनों ट्रेनिंग से संबंधित कुछ एस्पेक्ट्स हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? धन्यवाद नितेश जी। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता नितेश जी, मोहन जी ने बताया कि ये जो काल है, गवर्नमेंट ने इसको अमृत काल का नाम दिया है, और कहीं ना कहीं जो सरकार की इच्छा है वो लंबे अवधि की उसको देखने का है कि भाई क्या हमारा फ्यूचर विजन कितना अच्छा रहेगा। तो जो कभी भी किसी भी देश का जो भविष्य होता है वो कहीं ना कहीं उसके युवाओं पर निर्भर करता है, और देश का युवा निकल करके आता है प्राइमरी से। आज प्राइमरी की जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ पिछड़ी हुई है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
केबल को, और केबल अभी तक जो भी देखा जाता है कि भाई वो एक वोट बैंक की तरह से सरकार है उनको यूज़ करते हुए आई है कि भाई गांव देहात का जो अगर हमारा वोट बैंक है उससे हम वोट ले सकें, चाहे उसकी एजुकेशन हमें कैसी भी मिले। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो मोटिव है कि अगर हम प्राइमरी की एजुकेशन को, अगर हमारा गाँव का देहात का जो एक बार बार स्टेटमेंट्स आते रहते हैं कि जो सरकारी अधिकारी हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, तो वो उस तरफ कहीं ना कहीं हमारा एक मूवमेंट चल रहा है। और सेम हॉस्पिटल्स के साथ साथ हमें नर्सिंग की भी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी। जो कोविड में अभी हमने देखा कि इंडिया कितनी जल्दी कोविड की वैक्सीन को लेकर के आया कि उसने एक्सपोर्ट तक इस दवाई का किया, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें कोविड के टाइम में डॉक्टर्स के साथ साथ नर्सिंग स्टाफ की भी बहुत ज़रूरत है। तो जो 157 नर्सिंग कॉलेजेस की जो बात की गई है वो कहीं ना कहीं एक दूरगामी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए की गई है। आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो बजट है इसमें कौन सी इंडस्ट्री बूस्ट होने जा रही है और कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जिस पे खर्चे का वो बढ़ रहा है? देखिए, वैसे सेक्टोरल एनालिसिस जो है अभी हम और करेंगे और महीन बातें, फाइन प्रिंट जिसे हम कहते हैं, वो और आनी है। लेकिन फिर भी अभी जो मोटे मोटे तौर पर हम देख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले तो एक इंडस्ट्री है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको थोड़ा सा बताना चाहूँगा ताकि जनमानस तक ये बात समझ में आए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है इंश्योरेंस में। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंश्योरेंस जो है वो इन्वेस्टमेंट टूल नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि उसको इन्वेस्टमेंट टूल के रूप में करके बेचा जाता है। तो गवर्नमेंट ने, अगर आप मेमोरेंडम पढ़ें बजट का, तो बजट में स्पेसिफिकली लिखा है कि कुछ लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के रूप में लेते हैं और क्योंकि इंश्योरेंस की जो मैच्योरिटी की अमाउंट मिलती है वो टैक्स फ्री होती है, तो उसको वो एज टूल यूज कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के रूप में। इसको कर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने उसमें एक कैपिंग कर दी है, यानी 2021 में पहले एक अमेंडमेंट आया था कि 2.5 लाख रुपए तक के जो यूलिप होते हैं उससे ज़्यादा अगर आपका प्रीमियम है तो बाकी का 2.5 लाख से ऊपर वाला जो प्रीमियम होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, उस पर छूट नहीं मिलेगी। अब उन्होंने देखा कि जब यूलिप को कवर कर लिया तो लोग यूलिप से शिफ्ट होकर ट्रेडिशनल प्लान में आ गए और उन्होंने उसमें लैक्स और रुपीज़, ये मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि लैक्स और रुपीज़ का हाई नेटवर्थ वाले लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और एज टूल के रूप में यूज़ किया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने 5 लाख रुपए की लिमिट ऐसी अदर देन यूलिप के लिए भी कर दिया। अब ऐसा करते ही इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जो बड़े प्लान है वो शायद बिकना बंद हो जाएंगे। तो एक तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि ई व्हीकल्स को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, ई व्हीकल्स को लेकर जो बैटरीज़ हैं, बैटरीज़ पर जो है वो कस्टम ड्यूटी को कम करना, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है। तो ई व्हीकल्स जो है बढ़ेगा। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्क्रैप पॉलिसी गवर्नमेंट बहुत तेज़ी के साथ कर रही है और गवर्नमेंट का शायद ये प्लान है, वो कैसे पूरा होगा वो गवर्नमेंट को ज़्यादा अच्छा पता होगा कि 5 साल के अंदर सारे व्हीकल्स ई व्हीकल में कन्वर्ट करने हैं। तो अगर वो ऐसा करना चाहती है तो कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको वो स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैप करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब वो पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप करेंगे तो गवर्नमेंट को व्हीकल्स की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट व्हीकल्स की तरफ जाएगी और ऐसे ही जो दूसरे प्राइवेट कमर्शियल व्हीकल हैं वो भी स्क्रैप होंगे। तो शायद कहीं ना कहीं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बूम करेगा। मोहन जी, इसमें एक जो अभी दीक्षित जी ने आपसे सवाल रखा उसमें आपने जिसको इंश्योरेंस वाले मैटर को बहुत अच्छे से समझाया, तो क्या इसका इम्पैक्ट क्या मिडिल क्लास पॉपुलेशन पर भी उतना ही रहने वाला है या आपको लगता है कि नहीं केवल ये एक जो रिच क्लास है उसी को इम्पैक्ट करेगा? ये देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस सेक्टर में कौन लोग इंश्योरेंस करते हैं आज की डेट में? अगर हम बात करें, लोअर क्लास अगर इंश्योरेंस नहीं करता तो अगर हम उसको एक्सक्लूड कर दें तो उसके बाद बचा मिडिल और हायर क्लास। मिडिल क्लास जैसा कि हम जानते हैं कि वो महंगाई के दबाव के नीचे वैसे ही अगर दबा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट उतना ही कर पाता है जिससे उसको टैक्स का बेनिफिट का छूट मिले, और वो लिमिट है 1.5 लाख रुपये। क्योंकि वो लिमिट 1,50,000 रुपये सालाना है तो वो तो वैसे ही इस लिमिट के अंदर है। गवर्नमेंट ने उनको वैसे ही एग्जम्प्ट कर दिया, उनको कोई तकलीफ नहीं होने वाले है। केवल जैसा कि मैंने कहा मेमोरेंडम का पार्ट है ये कि जो हाई नेटवर्थ वाले लोग हैं वो इसको टूल के रूप में यूज़ कर रहे थे तो उनके ऊपर ही इफेक्ट पड़ने वाला है। मिडिल क्लास के ऊपर इसका मुझे नहीं लगता कि कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। जी जी, वैसे आपने बहुत रोचक जानकारी दी, लेकिन मेरा अपना मानना पता नहीं क्यों है कि अगर जो हाई नेटवर्थ जिसकी बात चल रही है उसके पास तो और अच्छे साधन हो सकते हैं अदर देन इंश्योरेंस अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए। इसका मैं थोड़ा सा और समझना और समझाना चाहूँगा आपको कि
मिडिल, उसके पास और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आदमी सेफ्टी वाली हाई ब्रैकेट में पहुंच जाता है, नहीं हाई टैक्सेशन ब्रैकेट में पहुंच गया, क्योंकि हाई नेटवर्थ वाला आदमी की इनकम ज़्यादा होती है तो वो 30% वाले स्लैब में पहले से ही होता है, तो कहीं ना कहीं उसको जो भी इनकम हो रही होती है, चाहे वो शेयर से इनकम हो रही हो, चाहे वो इंटरेस्ट से इनकम हो रही है, सब पर 30% लग रहा होता है। उस टैक्स को बचाने के लिए उसके लिए ये बहुत अच्छा साधन था कि वो बड़ा जो उसको इंश्योरेंस की मैच्योरिटी मिल रही थी, वो अगर टैक्स फ्री मिल जाती थी उसको, तो शायद वो 30% बचा लेता था। तो वो जो है ध्यान रखने की बात है, जिससे सुदीप जी एक बहुत अच्छी और अनूठी पहल इस बजट में पहली बार इस तरीके का इनिशिएटिव लिया गया है कि ऐसे कैदी जो जेल में बंद हैं और जिनके पास में अपनी जमानत, और ये नंबर बहुत बड़ा नंबर होता था, तो उनको जमानत कराने के लिए सरकार जो है सरकार का एक सहयोग रहेगा। तो इस पर आप क्या अपना विचार रखते हैं? ये इनिशिएशन जो गवर्नमेंट का है एक ख्याल से बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वे है चीज़ों को सुधारने का, समाज को एक मैसेज जाने का कि हाँ हम साथ खड़े हैं। आपकी जो कहीं ना कहीं जिसने जो इम्प्रिजनर है उसकी फैमिली को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा इससे। तो एक मैं समझता हूँ कि मैं इस चीज़ का अगर मैं अपनी तरफ से बात करूँ तो मैं इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में लूँगा और इसको कहीं एक अप्रिशिएट करूँगा गवर्नमेंट के स्टेज को कि उस सेगमेंट को कि भाई एक जना कोई जेल में है उसकी फैमिली को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को सपोर्ट मिल रहा है। इसे जानना चाहेंगे विवेक जी, दो समाज के बड़े वर्गों के लिए रियायत रखी है सरकार ने। एक महिला सम्मान बचत योजना शुरू करने जा रही है जिसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पे 7.5, तो एक ये योजना और दूसरी वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम, इन दोनों को थोड़ा एक्सप्लेन करें जिससे कि हमारे जो आम दर्शक हैं वो समझ सकें। कहीं ना कहीं सरकार का ये मोटिव है कि वुमेन एम्पावर होनी चाहिए। और भाई एम्पावरमेंट आती है, शक्ति हमारे पास आती है जब हम फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होते हैं। तो महिलाओं को फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के लिए ये एक बहुत अच्छी योजना सरकार लेकर के आई है कि मैक्सिमम, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने बहुत बड़े एक अमाउंट की बात करी हो, एक मिनिमम अमाउंट की बात करी है कि 2 लाख रुपए मैक्सिमम आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो, जिस पर 7.5% का आपको ब्याज का बेनिफिट मिलेगा। मतलब वो एक तरह से फिक्स हो गया, 2 साल से पहले आप निकाल नहीं सकते हैं। हाँ, 2 साल पेट्रोल है उसमें, पार्शियल पेट्रोल, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो 2025 तक फिक्स कर दिया, वो 7.5%। इंपॉर्टेंट फैक्टर इस स्कीम का वो यही है कि आपको 7.5% का ब्याज फिक्स है, वो रेपो रेट से या आरबीआई से गवर्न नहीं होगा। वो गवर्न नहीं होगा, वो आपको फिक्स मिलेगा और आप कभी भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 2025 तक के लिए वो ओपन करी गई है। मतलब वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में लिमिट किया गया है। हाँ, तो एक तरीके से ये छोटी सेविंग्स को प्रोत्साहित करने के लिए है। वो महिलाओं और गर्ल्स दोनों को इंक्लूड किया गया, महिलाओं और बच्चों के लिए पूरा फीमेल कैटर कवर कर लिया। जो पहले जो स्कीम्स थी उस स्कीम में जिसमें हम लोग बात करते थे वो अनमैरिड डॉटर्स के लिए था, जिसमें समृद्धि सुकन्या योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, तो उसमें वो सिर्फ अनमैरिड डॉटर्स के लिए था, लेकिन इसमें वो मैरिड डॉटर्स को भी कवर कर लिया है। ये इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत है। उसमें भी शायद मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टमेंट की जो मैक्सिमम एज थी दैट इज 10 इयर्स, उसके बाद 12 साल तक की लिमिट थी उसमें, और 18 साल के बाद उसे मैंडेटरी पैसा मिल जाता है। ये तो बहुत अच्छी योजना है, एक साल में आपको 7.5% ब्याज मिलेगा। दीक्षित जी ने भी सीनियर सिटीजन्स के बारे में भी और आपसे पूछा, तो उस पर आप अपनी राय और रखें। मैं बता देता हूँ। जी। उस स्कीम का सबसे बड़ा एडवांटेज जो बुजुर्गों को मिलता था, क्योंकि उस स्कीम से मैं बहुत पर्सनली जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको उसका बहुत डिटेल में बताता हूँ कि ये स्कीम इस वक्त की सबसे बेहतरीन स्कीम थी और पिछले 2 सालों में तो बहुत ही अच्छी स्कीम थी, क्योंकि इस स्कीम पे 7.6% इंटरेस्ट रेट मिलता था। आप 15 लाख रुपए किसी भी बुजुर्ग में अपने पिताजी या अपने माताजी या किसी भी ऐसे बुजुर्ग जो 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र का है उसके नाम में आप इसे जमा करा सकते थे। पोस्ट ऑफिस में या किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में ये स्कीम का फायदा लिया जा सकता था। बैंक अकाउंट खोलना की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस स्कीम के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करिए और उसके बाद महीने पैसे ले सकते हैं, आप तिमाही पैसे ले सकते हैं, छिमाही पैसे ले सकते हैं और ईयरली पैसे ले सकते हैं। इस स्कीम में 14,49,000 रुपए आपको एक पुश्त जमा करने होते थे, जिसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट आपको ऑफर डिस्काउंट देती थी। 15 लाख की स्कीम की जगह आपसे पैसे भी कम जमा कराती थी और 7.6% इंटरेस्ट देती थी। अगर एक साल में आप पैसे विड्रॉ कर रहे हैं तो साल में 1,11,000 कुछ अमाउंट था, वो फिक्स आपको मिलता था ईयरली बेसिस पे। और अगर इसे कुछ छमाही करेंगे तो कुछ पैसे कम हो जाते थे और इस तरह से, लेकिन ये उस वक्त का सबसे हाई रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट था और ये गवर्नमेंट से बैक्ड अप था, यानी ये पैसा कभी डूबेगा नहीं। इस इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती थी। 5 साल के लिए ये स्कीम है। अब इस स्कीम में सबसे बड़ा एडवांटेज ये कर दिया गया कि इसको 15 लाख से बढ़ा के 30 लाख कर दिया गया है, जो
अगर मेरे पिताजी और माताजी हैं, मैंने 15 लाख पिताजी के लिए किया, 15 लाख माताजी के लिए किया, क्योंकि तो मैक्सिमम मैं उन्हें 30 लाख रुपए की सेविंग दे सकता था, और जिससे उनको लगभग एक 19-20 हज़ार रुपये महीना मिलना शुरू हो जाता था दोनों को मिला के, तो वो अपना जीवन यापन कर सकते थे। लेकिन महंगाई के हिसाब से, बीमारियों के इलाज के हिसाब से अगर देखेंगे तो 20 हज़ार रुपये महीने में 2 व्यक्तियों का रोज अपना जीवन नहीं चल पाता था। तो ये बहुत दिन से लगा हुआ एक कोशिश थी। तो इस बजट में अगर ये आया है तो ये बहुत रिमार्केबल कोशिश है कि इसको 60 लाख कर दिया है, तो लगभग 36-37 हज़ार रुपये महीना एक बुजुर्ग माँ बाप को मिल सकते हैं, और वो 5 साल के लिए लॉकड है। अगर 5 साल बाद फिर आप अपना जीवन रहने का प्रमाण देते हैं, यानी आप जीवित है ऐसा प्रमाण देते हैं, तो फिर अगले 5 साल के लिए दोबारा कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट वही है, इंटरेस्ट रेट इसमें फिक्स रहता है, लेकिन वो घटता बढ़ता रहता है। उसका डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। हर क्वार्टर 7.3 पे चल रहा है, लेकिन वो भी अगर दूसरी स्कीम से देखें तो ठीक है। और खासतौर पे तब जब पीछे कोविड भी आया था 2019 में, इस पे 7.8 तक भी इंटरेस्ट गया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और चूंकि अब रेपो रेट बढ़ा है, इसलिए हम देख रहे हैं कि बाकी इन्वेस्टमेंट्स में भी रिटर्न्स ठीक आ रहे हैं। अदरवाइज जब रिटर्न एफडीआर पे 5%, 5.25% थे, तो भी इस पे 7 और 7.25% हमें इंटरेस्ट मिल रहा था। तो मतलब हमारे बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया अच्छी स्कीम है, बहुत बढ़िया स्कीम लगा। मोहन जी, आप क्योंकि स्टॉक मार्केट से आप थोड़ा सा रुझान है आपका स्टॉक मार्केट में, तो आज अगर हम देखें तो इंश्योरेंस स्टॉक जो है वो हम लोगों ने, आपने अभी उसका कारण भी बताया, लेकिन ओवरऑल मार्केट कई सारे उसके फियर थे कि कैपिटल गेन्स जो है वो ट्वीक नहीं करे जाएं, तो ऐसी कोई भी चिंता जो है वित्त मंत्री जी की तरफ से नहीं आई। एक टाइम पे स्टॉक मार्केट काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा और फाइनली वो कहीं उतने अच्छे नंबर पर क्लोज नहीं हुआ। लेकिन आप इसको आने वाले टाइम के लिए क्या आपकी स्टॉक मार्केट्स को लेकर राय रहेगी? देखिए, आज अगर हम आज के स्टॉक मार्केट को देखें 1 फरवरी के को, तो हमें ना 2 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहला ये कि जैसे ही बजट ख़त्म किया वित्त मंत्री जी ने, तो मार्केट बहुत ऊपर गया जी। और अगर हम विश्लेषण को भी देखें, इन जनरल भी बात करें, तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को फ़ायदा मिला है जी। कॉर्पोरेट को के ऊपर कोई नया टैक्स या कोई नया सरचार्ज नहीं लगाया गया है। और कहीं मार्केट पहले से ही ये मान के चल रहा था कि हमें कुछ चाहिए नहीं, मार्केट वैसे ही बहुत बढ़ रहा था, हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए। यानी कोई, जैसा कि मार्केट में बात चल रही थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शायद आ सकता है, या इस तरह की कुछ बातें चल रही थी, तो नो नेगेटिव न्यूज़ इज़ पॉजिटिव न्यूज़। वो मार्केट के लिए हुआ। जैसा ही वो मार्केट के लिए हुआ, मार्केट ने उसको थम्स अप दिया, मार्केट बहुत ऊपर गया। लेकिन आज जिन कारणों से गिरा, वो कारण कुछ और थे, वो बजट नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा समूह जो है अदानी को लेकर कुछ खबरें चल रही हैं, तो उसको लेकर कुछ ऐसी खबर आई जिसकी वजह से मार्केट ने गिरना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, तो जैसे ही ये अदानी मैटर जिसे कहते हैं सबसाइड होगा या रिजॉल्व होगा या इस पर क्लैरिफिकेशन आ जाएंगे, तो बजट एंगल, क्योंकि बजट जो है वो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये जो गिरावट है वो न्यूज़ बेस्ड है, तो जैसे ही इस न्यूज़ को मार्केट अडेप्ट कर लेगी, मार्केट इसको जो है अपने अंदर समझ लेगी कि इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कितना परसेंटेज है मार्केट के ऊपर, मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। किन सेक्टर्स पर बुलिश हो सकते हैं कि ये सेक्टर्स ऐसे हैं जी जहाँ पर अगर निवेश किया जाए तो दर्शक जो है उसका लाभ उठा सकते हैं? देखिए, सबसे पहला सेक्टर तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आने वाला जो समय है वो ईवीज़ को लेकर है, यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी स्पेसिफिकली अगर हम ईवीज़ की बात करें या बैटरी से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं उनकी बात करें, तो उस पर इम्पॉर्टेंस है। और दूसरा, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा भी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट ने लगातार कोशिश की है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाएं, और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनीज़, चाहे वो सीमेंट से रिलेटेड कंपनीज़ हों, चाहे वो रोड रेलवे से रिलेटेड कंपनीज़ हों, ये 2 सेक्टर्स जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले समय में अगला आईटी बन सकते हैं। जैसा कि एक आईटी बूम आया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ईवी वाला सेक्टर और ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सेक्टर, क्योंकि लैंडिंग बैंक्स को करनी है इसमें, तो बैंक्स भी मेरे ख्याल से बढ़ सकते हैं। देखिए, फाइनेंशियल इकोसिस्टम तो चलेगा ही चलेगा, इस तरह की छोटी मोटी न्यूज़ आती रहेंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बैंक्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। अभी एसबीआई का भी रिजल्ट कल परसों आना है, वो रिजल्ट भी धमाकेदार आने वाला है जैसा कि हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो बैंक को लेकर या एनबीएफसीज को देखिए, एनबीएफसीज लगातार बजट जब से आ रहा तो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो फाइनेंशियल इकोसिस्टम तो जिसे कहते हैं कि चाहे कोई भी सेक्टर चले, फाइनेंशियल इकोसिस्टम तो चलना ही चलना है। लेकिन जैसा कि आपने मुझसे कोई 2 विशेष सेक्टर्स पूछे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑटोमोबाइल में ईवी सेक्टर्स और इधर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है बहुत ज़्यादा चलना है। सुदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, focusing on the green energy,
जी। तो कहीं ना कहीं जैसे इंपोर्ट ड्यूटी भी उस पर कम करी गई है, बैटरीज लिथियम जो हमारे ऊपर से इंपोर्ट करना है, और जैसा कि मोहन भाई बता ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरफ अगर हम बात करें ना कि भाई आज बैटरी वाली जो मतलब ईवी है भाई उनके ऊपर गवर्नमेंट का पूरा फोकस हो चुका है, तो उसका कहीं ना कहीं एक रिवॉल्यूशन आने वाला है जी। क्योंकि 25 साल का जो हमारा जो इसको 100 इयर्स का जो टारगेट मतलब इंडिया एट 100, तो उसमें ग्रीन फ्यूल, ग्रीन फार्मिंग, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग, मतलब ये सारे इनिशिएटिव्स अगर जैसा कि मैंने अभी आपको 2 सेक्टर बताया तो वो शायद मेरे दिमाग में 5 साल थे, है ना, क्योंकि जनरली शेयर मार्केट में जो आते हैं उनका माइंडसेट जो होता है शॉर्ट टर्म होता है और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म भी वो सोचते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल ही सोच पाते हैं। अगर आप मुझसे 25 साल पूछें तो विवेक भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ग्रीन एनर्जी वाला जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा जो है बढ़ना चाहिए। सुदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पीएम आवास योजना पे सरकार ने 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपया कर दिया है। इसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, क्योंकि शहरी सेक्टर में यदि हम बात करें तो आवास निर्माण बड़ा एम्प्लॉयमेंट देता है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना गवर्नमेंट का बजट को लेकर, ये वाकई में एक रिमार्केबल चीज़ है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को रहन सहन की व्यवस्था की जो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री गृह आवास में जो सब्सिडी दी जा रही थी, उससे कहीं ना कहीं एक जो आदमी का अपना घर को माहौल बनेगा। और जो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट होती है तो लोग भी अपने झुग्गी झोपड़ी से कहीं ना कहीं पक्के मकान की तरफ डाइवर्ट होते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं ग्रो भी करेगा। तो मुझे लगता चाहूँगा गवर्नमेंट सब्सिडी की, जैसे सुदीप जी बात कर रहे हैं, तो आज एक जो परिवर्तन देखने में आया है कि अब सब्सिडी लोगों के पास सीधे डायरेक्ट पहुंचती है, पहले डायरेक्ट नहीं पहुंचती थी। तो जो कहीं ना कहीं बीच में जो बिचौलिए जिनको हम कहते हैं, और जो सब्सिडी का अमाउंट था वो बहुत कुछ कम हो जाता था। आज लेकिन चूंकि सब्सिडी डायरेक्ट पहुंच रही है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हर आदमी की एक बेसिक नीड है। सबसे पहले उसे अपने रोटी की, कपड़े की और मकान की ज़रूरत को पूरा करना ही करना है, और गवर्नमेंट इस तरफ जो इनिशिएटिव ले रही है दैट इज़ रियली अ रिमार्केबल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अनुज जी, आपसे एक क्वेश्चन मैं रेज करता हूं मैं कि जो 42 सेंट्रल एक्ट्स में अमेंडमेंट लाया जाएगा और 3400 लीगल प्रोविजंस, 3400 लीगल प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा, तो कंपनी एक्ट में क्योंकि ये पिछले भी कुछ बदलाव रहे हैं, तो इसमें आपका क्या टिप्पणी रहेगी कि आप अगर इसमें कुछ हम लोगों को समझा पाएँ कि डीक्रिमिनलाइजेशन का कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा सा अगर एक स्टेप आगे बढ़ के और आप आगे बता पाएँ। कि ये डिक्रिमिनेशन एक जो पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई है, खासतौर पे ये मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे ही हुआ है, जब 2014 का जब कंपनीज एक्ट आया था, तब उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्शंस थे जिसमें सब जगह पे क्रिमिनलाइजेशंस की बात कही गई थी। ये डिफॉल्ट करेंगे तो ये ऑफेंस होगा, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें सीआरपी को इन्वॉल्व कर लिया गया था कि आपके ऊपर ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, और एडजुडिकेशन पावर्स आरओसी को, आरडी को और मिनिस्ट्री के डिफरेंट लेवल्स पे दे दी गई थी। तो इससे क्या हो रहा था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक डिफरेंट तरीके का एक क्यों क्रिएट हो गया था कि पता नहीं, अब कंपनीज बना के अगर कोई भी डिफॉल्ट कर रहा है तो वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट डायरेक्टर्स होने लगे थे, और उनके खिलाफ कंप्लेंट्स केसेस भी कुछ लग रहा था, और तो सब एक बड़ा अप्रहेंशन सा माहौल क्रिएट हो गया था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि पता नहीं अब कंपनी बनाए नहीं बनाए क्या करें। तो ये गवर्नमेंट ने जल्दी रियलाइज किया और बहुत जल्दी इस पे एक्शंस लिए गए। लगभग 1 साल के अंदर उन्हें रियलाइज हो गया था कि ये डिक्रिमिनलाइजेशन सेक्शंस का होना चाहिए, तो उन सारे सेक्शंस में बदलाव किया गया, और जो निरंतरता में चल रहा है, जहां भी ऐसा लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन को डिक्रिमिनलाइजेशन या उस ऑफेंस से निकाल के कम से कम क्रिमिनल प्रोसीडिंग से बाहर निकाल देना चाहिए, तो वो लगातार किया चला जा रहा है। हम लोग एक स्टेप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे जा रहे हैं। आप इस बजट में ये भी देखें कि जीएसटी में जो प्रोविजन था उसमें भी आज वो स्पेशली प्रोविजन करके कम से कम उस जगह पे जहां प्रोफेशनल्स को ट्रैप कर लिया जाता था उसको भी विड्रॉ किया गया, डिक्रिमिनलाइजेशन किया गया उस सेक्शन में, कि अब कम से कम जितने प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हैं, अगर कोई जीएसटी टीम आती है और वहां हम लोग जो अपनी सर्विसेज देते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन देते हैं क्लाइंट के बिहाफ पे, तो कम से कम उनको भी क्रिमिनलाइज ऑफेंस में कवर नहीं किया जाएगा। ऐसे एक मंशा गवर्नमेंट ने साफ की है। इसी रेफरेंस में जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे 42 सेंट्रल एक्ट्स के अंदर 3400 से ज़्यादा हम लॉज को अमेंड करेंगे और वहाँ पे डिक्रिमिनेशन प्रोविजन, क्योंकि ये क्या है ना, जब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट का एक बिल्कुल स्टेटमेंट है क्लीन कि जब आप काम कर रहे हो तो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं,
और वो सपोर्ट तभी संभव होगा जब हम फेयरलेस काम करेंगे। अगर हम ये देख रहेंगे कि मैंने ये काम किया और मुझे पेनलाइज कर दिया जाएगा तो शायद मैं वो काम ना करूं। एक ऐसी मानसिकता बनती चली जा रही थी, एक डर का सा माहौल था। उस डर के माहौल को निकालने के लिए और बेटर वर्किंग प्लेटफॉर्म देने के लिए ये सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी था जो ये एक्शन लिया जा रहा है। और आने वाले समय में आप देखिएगा जितने और ऐसे लॉज हैं जिनमें ऑफेंसेस हैं वहां उन्हें रोका ही जाएगा और उसका तरीका यही है कि डिक्रिमिनलाइज करो आप सेक्शन के प्रोविजंस को। बहुत अच्छा। सुदीप जी, एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को क्रिएट करने की बात की गई है जिसमें कि सरकार का ये कहना है कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाए और इसके लिए हर साल सरकार की ऐसी मंशा है कि 10,000 करोड़ रुपए जो है वो नियोजित किए जाएं इस काम के लिए। तो आपको कैसी लगती है ये पहल? मैं तो कह रहा हूँ इस बार जो बजट आया ना, अगर मैं बजट को जितना मैंने सुना उस हिसाब से मुझे हर चीज़ पॉजिटिव दिखाई दी। सिर्फ एक जगह जो मैंने बताया कि कहीं ना कहीं इनकम टैक्स रेट में थोड़ा सा मुझे लगा जो एक्सपेक्टेशन थी जनरल आदमी की ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर, बाकी जितने भी स्टेप आए दे आर ऑल वेलकम स्टेप। अब जिस तरह से ये अर्बन डेवलपमेंट में जब बजट हमने निकाला तो ये भी कहीं ना कहीं रूरल की जगह, रूरल के साथ साथ हम अर्बन को भी कवर कर रहे हैं। जो अर्बन की हमारी जो पॉपुलेशन है उस पर भी गवर्नमेंट फोकस कर रही है। ऐसे तो पहले ऐसा होता था कि सब जो हमारे रूरल के लोग हैं उनसे वोट बैंक मिलेगा, अब वोट बैंक से ज़्यादा एक पर्सनल जनरल आदमी के लिए बेनिफिट के लिए सोचा जा रहा है। अच्छा, अभी आपसे क्योंकि दीक्षित जी ने जब प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र किया था तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप देखिए ना, आवास अगर बनते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा स्टील और सीमेंट इनका योगदान रहता है, तो वो इंडस्ट्री बढ़ती है। और ख़ास बात ये है कि अगर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो फिर इस इंडस्ट्री को काफ़ी प्रमोशन रहेगा। तो ऐसे में इसीलिए वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की भी बात है। तो अब इसी में आज जो आपने बात कही कि बजट सबके लिए अच्छा रहा, लेकिन मेरे ख्याल से मोहन भाई इंश्योरेंस कंपनी शायद एक ऐसी रही जिनका कि कैपिटलाइजेशन सारी इंश्योरेंस कंपनी ने अपना लूज़ किया और काफ़ी मेजरली, मतलब मेजर हिट लगाए सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ को। तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में इंश्योरेंस कंपनीज़ को, जिनको आज बहुत बड़ा डेंट 10% के डेंट जो है वो आए हैं आज स्टॉक मार्केट में, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में उभर जाएंगे इससे? देखिए, कोई भी रिएक्शन जो स्टॉक मार्केट में आता है वो शुरुआत में सेंटिमेंटल होता है, फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती है। जैसे मैं आज आपको एक स्टॉक मार्केट का उदाहरण देता हूँ, आईटीसी। पिछले 3 सालों से सिगरेट पर टैक्स बजट के दौरान नहीं बढ़ाए जा रहे थे, तो आईटीसी हर साल बढ़ रहा था जी, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि एक खबर आई कि सिगरेट पर रेट, टबैको प्रोडक्ट्स पर रेट जो है वो बढ़ा दिए गए, तो बिना उसको देखे हुए अचानक से आईटीसी जो है वो गिरने लगा। लेकिन जब समझ में आया कि 16% टैक्स बढ़ाया है लेकिन उसका जो इफेक्टिव इम्पैक्ट है वो केवल 3% है, तो आईटीसी वापस संभल गया। तो मेरा ऐसा मानना है, इस उदाहरण से मैं आपको कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ कि ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनीज सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बिकती है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बिकती। और इंश्योरेंस कंपनीज के पास इतने तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, इतने तरीके की वैरायटी होती है, और वो लोग अगर आप भी देखें तो हर 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद आप देखें तो नए तरीके के प्लान्स ले आते हैं, नई तरह के प्रोडक्ट ले आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस कंपनीज भी इस पर बैठेंगी, काम करेंगी, और काम करने के बाद उनको जैसे ही समझ में आएगा कि ये चीज़ नहीं, इस तरीके से नहीं बिक रही, तो फिर वो अपना प्लान बनाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर रूल बनाया है, पूरे इंडिया की टोटल जन पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कुल 10-20% इंश्योरेंस होता है। और इंश्योरेंस को अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, यूएस में क्या है, यूरोप में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, यहाँ डेवलप कंट्रीज में अगर इंश्योरेंस की बात करेंगे तो वहाँ हर चीज के लिए इंश्योरेंस है। और इंडिया में अभी इंश्योरेंस हम समझते ही नहीं है। तो इंश्योरेंस अब तक ये शिकायत रही है लोगों की कि हेल्थ और एजुकेशन, इस पे सरकार बहुत ज़्यादा बजट में राशि नहीं रखती है। इस बार के बजट में आप क्या देख रहे हैं, हेल्थ और एजुकेशन पर सरकार का क्या रुख रहा है? दोनों में फोकस है। वो एजुकेशन पॉलिसी पिछले साल ही गवर्नमेंट ने नया रिवैम्प लाके ये मंशा क्लियर कर दी थी कि अब हम वो पॉलिसी एजुकेशन को पुराने तरीके से नहीं चलाएंगे, वो बिल्कुल एक नया मॉडल में मिलेगी और प्रैक्टिकल बेस मिलेगी, वोकेशनल बेस मिलेगी और आपकी इंडिविजुअल चॉइस के बेस पे मिलेगी। जी जी। उसका इम्पैक्ट इस साल के बोर्ड बजट्स जो हैं, जितने भी बोर्ड के करिकुलम्स आ रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आर्ट्स स्ट्रीम का एक कैंडिडेट है, जो कॉमर्स का है या जो साइंस का है, वो भी इंटरमिंगल्ड सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है। शायद हमारे टाइम में वो सब पॉसिबल नहीं थी। तो ये एक बहुत क्लीन इंस्ट्रक्शन है। साथ में जो 2 टायर सिटीज हैं, 3 टायर सिटीज हैं, या जिसमें हम कहते हैं कि सरस्वती विद्या मंदिर के स्कूल हैं या डिस्ट्रिक्ट
स्कूल्स हैं उनको गवर्नमेंट कहीं ना कहीं टेक अप करके और उनको कंट्रोल किस तरीके से आवासीय टीचर बच्चों के लिए अगले 3 सालों में 740 एकलव्य मतलब एक इस तरीके के वो जो एक मैसेज पास कर रहे हैं सोसाइटी को कि अब प्राइवेट स्कूल ही एक ऑप्शन नहीं रहेगा जनरल आम आदमी के पास, एक गवर्नमेंट स्कूल भी एक पूरा बेहतर विकल्प बन के आने वाले दिनों में हमें मिल जाएगा। आने वाले टाइम में जिस तरीके से डाइट के टीचर्स की ट्रेनिंग की बात कही गई है कि उनको जो प्रेजेंट सिस्टम है उसके हिसाब से ट्रेन किया जाएगा, तो वास्तव में उसका इम्पैक्ट आएगा। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, वो पैटर्न ऑफ सिस्टम ऑफ स्टडीज एंड ट्रेनिंग अडॉप्ट करना है कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए और किस लेवल पे उनको रेडी किया जाए इंटरनेशनली इक्विप करने के लिए। तो आने वाला टाइम में बहुत चेंज आएगा। सेम क्या गवर्नमेंट ने कुछ रखा है बजट में? हेल्थ सेक्टर के लिए जैसे कि हमारी बात हुई थी कि भाई 157 उन्होंने नर्सिंग कॉलेजेस की जो बात करी है, और एजुकेशन में भी मैं बताना चाहूँगा ट्रेनिंग को लेकर के गवर्नमेंट इतनी एग्रेसिव है कि हर लेवल पे जहाँ उसको लगता है कि ये वाला काम, चाहे वो जब फर्स्ट टाइम उसको इनिशिएट करती है तो विदाउट ट्रेनिंग तो वो उसको चालू करती ही नहीं है। सबसे पहले ट्रेनिंग जो उनके सीनियर लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो उनको दिलाती है, और गवर्नमेंट का मोटिव है कहीं ना कहीं जो टीचर जो डायरेक्टली बच्चों से जुड़ा हुआ है अगर उसकी ट्रेनिंग होगी तो वो कहीं ना कहीं बच्चों तक पास ऑन होगी। और दूसरा जो आज रिक्रूटमेंट का जो हम प्रोसेस देखते हैं थ्रू वेरियस पेपर्स हो गया है एग्जाम्स के थ्रू, कि पहले तो होता था कि भाई आप बिना एग्जाम दिए भी आप टीचर की पोस्ट आपको मिल जाती थी, लेकिन आज जब तक आप जो स्पेसिफाइड आपका एग्जाम है जब तक आप उसको क्वालिफाई नहीं कर लेते तब तक आप एंट्री ही नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं जो एक लेवल आता है ना टीचर्स का, वो भी एक बहुत अच्छा लेवल निकल करके आ रहा है। तो दैट इज अ मतलब वेरी पॉजिटिव साइन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। हेल्थ पे तो सर आगरा को बहुत ब्लेस्ड हो गया क्योंकि एसएन मेडिकल अबाउट टू बी डिक्लेयर्ड एज एम्स और ऑलरेडी बजट सैंक्शनड है। तो आने वाले दिनों में तो हम आगराइट्स होने के नाते तो बहुत एंजॉय करने वाले हैं कि कम से कम हेल्थ को लेके हमको उतने इश्यूज नहीं रहेंगे। कोविड के दौरान जो है नर्सिंग स्टाफ का ही शायद सबसे बड़ा इशू था, डॉक्टर से, लेकिन नर्सिंग स्टाफ नहीं था। तो गवर्नमेंट की शायद एक बहुत अच्छी पहल है कि 157 नर्सिंग कॉलेजेस खोल के नर्सिंग स्टाफ को ट्रेन किया एक्चुअली अभी भी क्या है ना, जो हम नर्सिंग है, अगर आप किसी भी बच्चे से बात करें या किसी भी पेरेंट से बात करें कि नर्सिंग को लेकर के, तो शायद कोई भी पेरेंट्स या कोई भी बच्चा नर्सिंग में जाने के लिए एकदम से तैयार नहीं होता। इवन दे आर गेटिंग अ हैंडसम पैकेज देयर, उसके बावजूद भी उन्हें लगता है कि शायद ये उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं है। तो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो उठ करके उधर की तरफ आ रहा है। और हेल्थ सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो अगर हम बात करें तो जैसे गवर्नमेंट जो आज मोटे अनाज की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ का बजट है जो डाउन होने का उसका कारण है जो अमाउंट को डाउन किया है। जब हम सही होना अपने आप ही शुरू कर देंगे, हमारा खान पान अगर सही होगा, हमारी एजुकेशन सही होगी तो हम बीमार भी कम पड़ेंगे। बहुत अच्छी बात बोली आपने। मोहन जी, एक जो आज के टैक्सेशन के संबंध में जो है कुछ आपसे मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। मैं हम लोग जो चर्चा करेंगे वो इंडिविजुअल टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, मतलब इसमें अभी हम लोग ऑडिट वगैरह के दायरे को नहीं लेके आते हैं। तो इंडिविजुअल टैक्सेशन को अगर आप दर्शकों को थोड़ा समझाएं कि उसके क्या प्लस रहे क्या माइनस रहे, तो किस तरीके से एक आम जन पर वो उसका इम्पैक्ट है, इस पर आप अपनी थोड़ी राय रखें। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। मैंने जैसा कहा कि बजट संतुलित है, तो सरकार जो देती है हमें वो तो सब बताते हैं। शायद अगर आप नेशनल मीडिया चैनल्स भी देखें तो सब वो बताए जाते हैं, लेकिन जो चीज़ें सरकार लेती है हमसे या जैसे कहते हैं रोक लेती है, वो चीज़ जो है वो फाइन प्रिंट्स में आती है। फाइन प्रिंट्स जो होते हैं वो हमें पढ़ते हैं, अमेंडमेंट जो उसका जो मेमोरेंडम आता है उसमें से पढ़ने होते हैं। तो कुछ ऐसे फाइन प्रिंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा मीडिया में चर्चा में नहीं है, इवन नेशनल चैनल्स पर भी मैं देख रहा था वहाँ पर भी वो चर्चा में नहीं है, लेकिन उससे मिडिल क्लास इंडिविजुअल का फ़ायदा या नुकसान हुआ है। तो अगर आपके आगे हो तो मैं उसको एक करके आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो एक ये है कि हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हर व्यक्ति जब घर लेता है तो वो लोन जरूर लेता है ना। तो मैं सेक्शंस में नहीं जाऊँगा। जब वो लोन लेता है तो वो इंटरेस्ट की एक डिडक्शन क्लेम कर लेता है, तो वो उसको मिल जाती है। लेकिन जब वो उस प्रॉपर्टी को बेचता है तो तब भी वो उस इंटरेस्ट को खर्चे के रूप में क्लेम कर सकता था, जो कि अब तक था। लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को देखा कि तो डबल डिडक्शन ले रहा है, तो गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने अब 1 अप्रैल 2024 से, 2023 में इसको अप्लीकेबल नहीं किया, 1 अप्रैल 2024 से इसको अप्लीकेबल किया है कि वो डिडक्शन अब केवल इंटरेस्ट की ही मिलेगी। जब आप उसको बेचेंगे तो कैपिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए इंटरेस्ट नहीं घटेगी, यानी कि ये एक तरीके से मिडिल क्लास पर टैक्स बढ़ गया। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो एक सेक्शन होता है जिसमें छोटे व्यापारियों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, छोटे इंडिविजुअल्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि एक सेक्शन होता था 43B। उसमें जो खर्चे होते थे वो खर्चे
हमें पेमेंट बेसिस पर ही अलाउड होते थे। खर्चे किस तरीके के हो सकते हैं वो, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, जैसे कि आप समझ लीजिए कि एम्प्लॉयर्स का पीएफ कंट्रीब्यूशन, तो इस तरह की, या टैक्स, इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट को, हम एक व्यापारी को, छोटे व्यापारी को तब मिलती थी, छोटे और बड़े सभी को मिलती थी, तब मिलती थी जब वो उसका पेमेंट कर देता था। गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम लाई है इस सेक्शन के तहत वो छोटे, स्मॉल और माइक्रो, इन दोनों को इस सेक्शन के दायरे में लाएं। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों से माल खरीदता है और माल खरीद के और वो छोटे व्यापारियों को पेमेंट नहीं करता है या डिले करता है, तो उसको वो परचेज का खर्चा अलाउ नहीं होगा। तो सोचिए ये कितना बड़ी राहत है छोटे एमएसएमईज के लिए। एमएसएमईज में केवल माइक्रो और स्मॉल पर ही एप्लीकेबल है, उनके लिए कितना बड़ा बेनिफिट है कि उन लोगों को पेमेंट अब समय पे मिल जाएगा, और अगर वो नहीं मिल पाएगा तो शायद वो ग्रीवेंस में जा पाएंगे। तो ये दो चीज़ें थी जो छोटे और जिसे कहते हैं सीमांत लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होंगी। अनुज जी, रिक्लेमिंग ऑफ अनक्लेम्ड शेयर्स एंड डिविडेंड्स, इस पर एक चर्चा वित्त मंत्री जी ने आज रखी, तो इसके पोर्टल को लेके भी एक शुरुआत करने की बात है। तो व्यवहारिकता से ये कितनी बड़ी परेशानी थी और आपको क्या लगता है इसका समाधान अब हो पाएगा? समाधान पहले भी था। ये जितना भी अनक्लेम डिविडेंड या अनक्लेम शेयर्स थे, वो जिस वक्त से आप क्लेम नहीं कर रहे हैं तो वो आईपीएफ पे ट्रांसफर कर दिए थे। जितनी भी लिस्टेड कंपनी थे उनका मैंडेटरी ड्यूटी था कि अगर आपके शेयर्स ऐसे हैं जो कोई क्लेम नहीं कर रहा है, या आपका डिविडेंड ऐसा है जो 3 साल से क्लेम नहीं कर रहा है, आपको वाउचर्स वारंट दिए गए हैं डिविडेंड के और वो बैंक नहीं हो पा रहे हैं, तो सारा पैसा उठा के कंपनी आरटीए उसको आईपीएफ पे ट्रांसफर कर देते थे। अब रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स उसको आईपीएफ से क्लेम करते थे, उसके लिए फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है और वो आराम से वापस आ जाते थे। लेकिन अब ये चूंकि इतना बड़ा कॉर्पस क्रिएट हो गया है, तो गवर्नमेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस फंड को ऐसे बढ़ता चले जाएगा तो इसका अल्टीमेटली किया क्या जाए, और लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हमारे जैसे प्रोफेशनल्स काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, इस बात को लोगों को तक पहुंचा रहे हैं कि ये जो भी पैसे आपके अनक्लेम डिविडेंड में पड़े हैं उन्हें क्लेम कर लीजिए। उसका एक प्रोसेस है, आपके जो शेयर्स अनक्लेम में पड़े हुए हैं उनको आप क्लेम कर दीजिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें एक गैप है। तो ये इसीलिए स्पेशली ध्यान दिया गया कि ऐसे तो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स का अनक्लेम डिविडेंड और अनक्लेम शेयर पोर्शन वो सारा का सारा आईपीएफ में जाके पार्क हो जाएगा। फिर उस पर मिलने वाला डिविडेंड, बोनस, राइट, स्प्लिट, वो सारा का सारा आईपीएफ में ही क्रेडिट होता रहेगा। तो आईपीएफ हमेशा बड़ा 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 फंड होता रहेगा, और ये नॉन अवेयरनेस की वजह से है सोसाइटी में। तो वो अवेयरनेस देने के लिए स्पेशली इसको देखा गया है कि ये सेक्टर कहीं ना कहीं वीक है, और इसके कॉर्पस बड़ा होने की वजह से ये गवर्नमेंट की एक चिंता भी है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको अपने इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान ही नहीं है। वो ध्यान ना होने के कारण ये हो सकता है कि वो जो इन्वेस्टमेंट्स पुराने टाइम में किए गए थे फिजिकल मोड में, वो कई अलग अलग नामों से कर दिए गए थे। मेरा नाम अनुज अशोक है, मैंने अनुज लिख के कर दिया, अनुज कुमार लिख के कर दिया, और आज मेरे पास आइडेंटिटी अनुज के नाम से या अनुज कुमार के नाम से नहीं है, तो वो मैं उनको क्लेम नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा, मेरे फादर्स ने, फोर फादर्स ने कभी किया और वो उन्होंने मुझे नोटिस में नहीं डाला था, तो वो उनके ही नोटिस में रह गए। आज अगर वो नहीं है वहाँ मेरे साथ, तो वो सब आगे पीछे होके कहीं ना कहीं एनोमलीज में रुक गए हैं। इसको ध्यान में देने के लिए स्पेशल प्रोविजन लाएगा, और ये बहुत अच्छा प्रोविजन है, और लोग अपना क्लेम कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए, अवेयरनेस बढ़ जाएगी। क्लेम तो आज भी कर रहे हैं, लेकिन क्लेम वो कर रहे हैं जो लोग जागरूक हैं या जिनके पास हमारे जैसे प्रोफेशनल्स अप्रोच कर ले रहे हैं। जो लोग जागरूक नहीं है उनको जागरूक करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। पर मेरा मानना है कि अगर पोर्टल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली चीजें फास्ट हो जाती हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं। फास्ट इसलिए हो जाएगा कि वो एक वेब फॉर्म जैसा क्रिएट कर देंगे, उसमें आपको बेसिक से डिटेल डालना है, और डिटेल में भी इस वाले बजट में तो गवर्नमेंट ने एक बिल्कुल कह दिया कि आपका जो भी नोमेनक्लेचर है आदमी अपने पैन नंबर से पहचाना जाएगा। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत भी है कि अगर आपको अपना सिर्फ पैन नंबर भी समझ में आता है कि वो मेरे पास है, तो आप बहुत सारी चीजों को डायरेक्टली क्लेम कर सकते हो। तो ये शुरुआत और उस दोनों शुरुआत को आप देखेंगे तो पैन नंबर से जुड़े हुए चूंकि सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अपने भूलेंगे नहीं। मेरे एलआईसी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मेरे बाकी एफडीआरएस इन्वेस्टमेंट्स हैं, पोस्ट ऑफिस के इन्वेस्टमेंट्स हैं, शेयर्स के इन्वेस्टमेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, अभी मुझे ढूंढना पड़ते हैं क्योंकि उनका कोई डिजिटलाइजेशन नहीं है। लेकिन अगर ये सारा कोरिलेट होकर एक कॉमन पोर्टल पे पहुंच जाएगा, तो संभवतः मेरे पैन नंबर से मेरे सारे इन्वेस्टमेंट जो मेरे याद में है या जो मेरे याद में नहीं है वो वेस्ट नहीं होंगे। तो ये बहुत सार्थक, बहुत सार्थक है। सेम विद द इंश्योरेंस कंपनीज, उनके पास भी अनक्लेम्ड इंश्योरेंस का पैसा बहुत एक ह्यूज अमाउंट में पड़ा हुआ है, और उसको क्लेम करने वाला भी बैंक अकाउंट है लोगों के जो क्लेम नहीं हो रहे, जो क्लेम नहीं हो रहे। इवन बैंक ने भी पूरा डेटा आरबीआई में सबमिट किया है कि हमारा इतना इतना पैसा है जो अनोनिमस होल्डर्स के नाम से पड़ा हुआ है, तो इसका क्या किया जाए। इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि अब सबको कहीं ना कहीं डिजिटल एक कॉमन प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म पे इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ दिया जाए। बहुत अच्छा सार्थक। बहुत बढ़िया विवेक। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट जो बजट स्पीच के बाद में जब मैं एनालिसिस सुन रहा था तो उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ मैं सारे पैनल के साथ में, आपने शायद हो सकता है ना सुना उस चीज़ को, अगर सरकार अपनी आय के साधन ढूंढ रही है, इनकम के साधन ढूंढ रही है, तो उसमें एक साधन ये बोला गया कि कई सारे ऐसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जो देश छोड़ के जा रहे हैं, और इसमें मतलब ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में। तो उसके वजह कुछ भी हो सकती हैं, हम ये नहीं कह सकते कि उनका कोई देश प्रेम नहीं है, लेकिन एक बात उसमें ये रखी गई कि एग्जिट टैक्स के नाम से, कि अगर आप हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं तो एग्जिट टैक्स लगाया जाए आपके ऊपर। तो विवेक, आपकी क्या राय है, अगर ऐसा कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो देश छोड़ने की इच्छा कर रहा है तो उस पर अगर एग्जिट टैक्स जैसी कोई चीज़ होती है तो आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, हर सरकार अपने रेवेन्यू की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होती है, और कहीं ना कहीं जैसे कि आप कह रहे हो कि भाई देश छोड़ने वालों की जितने भी जो हाई टैक्स ब्रैकेट के जो टैक्स पेयर्स हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने उनका जो टैक्स रेट है वो रिड्यूस भी किया है, जो 25% तक लेकर के आई है। तो उसका कहीं ना कहीं मोटिव यही है कि भाई, क्योंकि हाई टैक्स पेयर जितने भी हैं वो, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एसएससीज की बात करूं तो उनके रेशो में बहुत मामूली से रेशो आता है उनका। और कहीं ना कहीं जब एक आदमी एक टैक्स अच्छा अमाउंट का पे करता है तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट भी करता है कि उसको भी रिटर्न में कुछ ना कुछ, सोशल सिक्योरिटी कह सकते हैं या हम कुछ और भी नाम दें, तो उसको भी गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब उसको नहीं मिलती हैं तो वो दूसरे कंट्रीज़ की तरफ मूव करता है। तो उसको रोकने के लिए अगर एग्जिट टैक्स लाया जाता है, और मैं ये कहूँगा बजाय एग्जिट टैक्स लाने के अगर हम उसको बेनिफिट दें इंडिया के अंदर, देखिए कहीं ना कहीं अगर वो परेशान है इसीलिए शायद हो सकता है कि वो छोड़ करके जा रहा हो, क्योंकि जो भी हमारा नेटिव प्लेस होता है कहीं ना कहीं हम उससे अंतर्मन से जुड़े हुए होते हैं। और अगर मेरी इच्छा ये हो गई कि मैं उसको छोड़ करके जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे या मेरे घर वालों को प्रयास करना चाहिए, कि सरकार को प्रयास करना चाहिए कि ऐसे आदमी को बजाय एग्जिट टैक्स लगाए, उससे ज़्यादा अच्छा है कि उसको कोशिश करे कि वो यहीं रुके, उसको और सहूलियत दी जाए, ताकि उससे जो टैक्स है जो और नंबर ऑफ ईयर्स में उससे जो कलेक्शन होगा वो कहीं ना कहीं एग्जिट टैक्स से बहुत ज़्यादा होगा। जी। तो दोस्तों, बजट के बारीकी से अध्ययन करने का सिलसिला जारी रखेंगे। अभी तक हम चर्चा कर रहे हैं कि बजट की क्या खुशगवार चीज़ें हैं, और लेकिन साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि बजट का हिडन सरकार ने क्या रखा है, कि किस तरीके से वो लोगों की जेब से पैसा भी निकालना चाह रही है। इन सब पे चर्चा करने का सिलसिला जारी रखेंगे अपने कार्यक्रम अर्थचक्र सुनो सरकार में। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी विषय पे नए पैनल के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।